हेलो स्टूडेंट्स एवं समस्त हिंदी प्रेमियों, राधे राधे। आज आपके समक्ष हम प्रेमचंद की कहानी मंत्र की बात करेंगे। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 में ये पहला ही पाठ है। मंत्र की कहानी कई मामलों में, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को, आयुर्वेद के उच्च स्तर को और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति और अंग्रेजी पढ़ाई की कमजोरियों को, संस्कारहीनता को दर्शाती है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भारतीय संस्कारों ने सेवा को धन से, प्रतिष्ठा से, स्वाभिमान से भी ऊपर रखा। प्रेमचंद जी की ये कहानी ये बताने के लिए पर्याप्त है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हैं। उनमें से एक मंत्र है। आइए मंत्र पर चर्चा करते हैं। मंत्र कहानी में एक भगत जी रहते हैं। वृद्धावस्था का दौर था। धन के और व्यवस्थाओं के अभाव में 6 पुत्र काल कवलित हो गए थे। 7वां बेटा था, बुखार से पीड़ित था। उसका वर्णन है। कहानी प्रारंभ होती है संध्या के समय से। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा, एक डॉक्टर होते हैं उनमें, उनका नाम था डॉक्टर चड्डा। वो गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। पहले वाहनों की व्यवस्था नहीं थी। गरीब इंसान या कोई भी कहारों का और डोली का प्रयोग करता था। डोली को उठाने वाले जो कंधों पर लेके जाते थे उन्हें कहार कहा जाता था। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। जंगलों में एक पर्दा लगा रहता है जो टुकड़ों में कटा रहता है, वो चिक कहलाती है। साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे। झोंपड़ी में रहने वाले लोग अक्सर टाइल्स पर चलने से घबराए जाते हैं। यहाँ गरीब के मन की व्यथा कलमकार ने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। बड़े इंसान होते हैं। अंग्रेजी लोगों को देसी लोगों से हमेशा श्रेष्ठ समझा जाता है। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा आदमी हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से, बस इतना ही कह पाया। उसकी जवान लड़खड़ा गई। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं। फिर वो वृद्ध व्यक्ति कहते कहते रुक गए। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। कलाई पर घड़ी थी ना, तो केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु। गरीब व्यक्ति के पास देने के लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसा उजट देहाती
यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। ये प्रेमचंद जी डॉक्टर के मन की व्यथा कह रहे हैं कि डॉक्टर को लगता है कि जो गरीब इंसान होते हैं, दयाती होते हैं, वो उजड़ होते हैं। और भारतीय संस्कृति में बदले लेने की भावना नहीं है, सेवा की भावना है। यही दिखाने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। प्रेमचंद जी ने पूंजीवाद से उपजी एक मानसिकता जो तरक्की करने के पश्चात स्वयं को इतना उच्च समझने लगती है कि उसे एक साधारण वर्ग जो जिसके पास केवल धन नहीं है, इसके अतिरिक्त सब कुछ है, उसे हीन समझती है। तो जब वृद्ध व्यक्ति का बच्चा बीमार था और डॉक्टर चड्ढा खेलने जा रहे थे और वो विनती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, डॉक्टर चड्ढा ने अपने आनंद के प्रयोजन में ध्यान नहीं दिया। तो प्रेमचंद जी आगे लिखते हैं, मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो सांपों की जो दवाई देते हैं या कोई भी वैद्य है, वो खाना छोड़ देता है, पहले इलाज कराता है, इलाज करता है। गुरुदेव की आन होती है इस तरह की, क्योंकि आपके लिए। और हमारे यहाँ तो सेवाएं निःशुल्क थी। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाकर उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों में डोली उठाने को कहा। कहारों से कह दिया, भैया ले चलो डोली। कहारों से डोली उठाने के लिए कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली कि मेरे भाग में बच्चे ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देख कर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त सर से रोने लगी। तात्पर्य यह है कि जब कुछ भी नहीं रहा तो छोड़ दिया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, किसके लिए कमाएं, क्या करें, अपने पेट भर के लिए कमाते थे बस। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। ऐसे लोगों को भगवान भी बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इस नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं साल गए थी। 20 साल पहले की एक घटना का जिक्र प्रेमचंद जी ने पहले किया।
अब प्रेमचंद और चड्ढा का एक लड़का है जो 20 वर्ष का है, कहानी 20 साल आगे की दिखाई जा रही है। ऐसा ही एक प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। कहानी को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके उसने कहा था कहानी का यही है। कहानी का पूर्वार्ध एक समय का कालखंड, फिर 10-20 साल बाद की एक घटना, फिर से वहीं से शुरुआत होती है। संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसल खेलने की तैयारी थी। प्रहसन माने हंसी मजाक का कोई छोटा सा नाटक, जो प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। कैलाशनाथ ही डॉक्टर चड्ढा का बेटा। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। शायद एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल करते हो। इस कैलाश को सांप पालने का शौक था और ये मृणालिनी इसकी प्रेम का थी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्क का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी वे यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। देख लीजिए, फिर वहीं आ गए। अंग्रेजी पद्धति हम कितने भी आगे पहुंच जाए, लेकिन हमारी प्राचीन विद्याएं बड़ी रहस्यमयी हैं और ज्ञान का भंडार है। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकता आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। वो जानती भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है। उसे तो बस ये था, एक होती है ना लड़कपन का एक जो कालखंड होता है, बस माननी तो मान ली, कोई जिद ठान ली तो ठान ली, वही था उसका। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हो। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़े खड़ी होती। तीसरी साहब ने मजाक उड़ाया, जी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों को तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। लड़की ने समझदारी तो दिखाई और क्या, जब लोगों उसे लगा कि मेरी कंधे पे बंदूक रखी जा रही है और लोग भी देख लेंगे और बेकार का वो हो रहा है, और तो उसने कहा, नहीं भाई, मुझे देखना ही नहीं है। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा। जो ही प्रीति वो समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरवे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। महुअर उस बीन को कहते हैं जो बजाई जाती है। फिर एक एक खाना खोल कर एक एक सांप को
निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी की गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। उसे ऐसा लग रहा था यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसे ऐसा बोल करके आप दिखाइए। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही उसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेम का के सम्मुख अपनी सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। जब वो किसी ने ऐसे गुस्सा आया कि दांत तोड़ डाले होंगे, तो कैलाश ने कहा कि मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। देखिए इसी की तो पार्टी में आए थे और इसी पर व्यंग कस रहे थे। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखिए, कर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारे नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि हम उससे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। सांप समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबा दबा कर मुंह खोल दिया और उसका जहरीला दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक आकर देख लें, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेउवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। विष की भी उसे जानकारी थी और वह पहुंचा भी था। समझ तो रहा था कि गलत हो गया। मित्रों में हलचल पड़ गई, बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े, फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वे उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। वह उंगली का डसा। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश को उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पहुंचने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। उस जमाने में जब लोगों के पास झोंपड़ी थी, उस ज़माने में डॉक्टर साहब का इतना बड़ा घर, उसमें टेबल फैन वगैरह, ये सारी चीज़ें, एक महत्व था इन चीज़ों का। आज उसके बाद कूलर आए, पंखा आए, एसी आई,
आज एसी का महत्व है, उस समय टेबल फैन का भी इतना ही महत्व था। लोग गर्व से कहते थे हमारे यहाँ टेबल फैन है। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल ना सका। जहर का असर तीव्र हो रहा था इसलिए बोल नहीं पाया। क्या बताऊं? मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़ खाने लगी। डॉक्टर साहब को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वे नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। अकेला बच्चा था। डॉक्टर साहब ने इतनी सारी दौलत कमाई किसके लिए? कैलाश के लिए। लेकिन जब कैलाश की ये अवस्था देगी तो अपना जब कोई नुकसान उठाता है तो पीड़ा होती है, हम दूसरे की पीड़ा का उतना एहसास नहीं कर पाते। वो वृद्ध व्यक्ति, उसका बच्चा बीमार था, डॉक्टर साहब ने देखना तक जरूरी नहीं समझा, और आज अपने बच्चे की आई तो नस्तर मुंह गर्दन में मार रहे हैं। नस्तर चाकू को कहते हैं। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो ये नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी को बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वे दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख है, क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन की नृत्यमय तारका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। अब तीसरा दृश्य इसमें दिखाया है। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बढ़िया दिन भर उपली और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 शेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? न देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा कबाड़ खोलो। भगत ने उठकर कबाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया।
भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू है ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, वही शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। आदमी बन जाओगे, ये भी प्रेमचंद जी ने ठीक ही लिखा है। आदमी बनने का संबंध ही पैसे से है। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्डा है, खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा के एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, पूछ रहा है। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंख से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी मैं बात न पूछता। गुस्सा आता है, भोला आदमी है, गुस्से के अलावा कर भी क्या सकता है। ये जो भोले लोग होते हैं ना, ये भी गुस्सा बहुत करते हैं, दिखाते ऐसे हैं कि ये बहुत बुरे हैं, लेकिन ये होते नहीं हैं। आत्मा के अंदर से गलत हो ही नहीं पाता। तो ना जाओगे, हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नहीं सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तम्बाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साही भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। धीरे धीरे सही इंसान वही आ जाता है। कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, अब कह रहा जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद जाऊंगा। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर दिए। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता, मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी मैं न जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आज भी। पन्ना था उस बच्चे का नाम, जिसको कहानी की शुरुआत में लेके गए थे। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चट्टा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ती जरा तसल्ली हो जाती, बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग हैं? दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब होते हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। ये तो है, छोटे में गलतियां नहीं दिखाई देती, बड़े की दिखाई देती। वो उल्टा हो गया, बड़े की गलतियां नहीं दिखाई देती, छोटे में सारे दोष देखता है इंसान। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। महापूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूपलू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदियों नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में न आया नहीं। हमारे यहाँ ही नहीं था ये संस्कार। अब तो चकस लाशों से डॉक्टर पैसे रखवा लेते हैं। वह ऐसा काम ही न था, जान का मूल्य कौन दे सकता है। ये एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। ये खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, बुझे कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की बात रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले।
बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहाँ न जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ, उठे तो तुम इसी इरादे से हो। बुढ़िया और बड्डे की बातें चल रही हैं। नहीं दी, ऐसा पागल नहीं हूं जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे ही की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव जब भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक पल का विलंब घातक था। देरी पे देरी हो रही थी और भगत जी को चैन नहीं पड़ रहा था। उसने फिर कबाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। जाना चाहता था ना। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। उस समय 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। मैं तो न जाऊं, भगत कह रहा है, मैं तो न जाऊं, चाहे वे 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? सही बात है, हम अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं। जब हमारा है ही नहीं है तो कोई तो क्या उसका करेंगे। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने के पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते उठते ही नहीं। यही था, भगत ने कभी ऐसा किया ही नहीं। अच्छा व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, और गलत को तो आदत होती है। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस झाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर चला आया, थोड़ा आया। चड्डा का लड़का रह मरे मेरी बला से। मेरा साथ उन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर अब चेतना ने एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा के बहुत कुछ मिलता जुलता है। वह झाड़फूक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा कि किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सब्र भी कर लेते हैं, कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पा रहा था, तो मन को समझा करके उसने उसका स्वरूप बदल दिया और उसके बाद वह जाने की कोशिश कर रहा था। भगत के कान में आवाज पड़ी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चट्टा बाबू का घर उछड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शुरू भाग इतना बढ़ जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह में कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज ही में न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही थी।
2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए, रोने वाले में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले आए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो वजह उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। लाश में से प्राण खींच लाया। यही हम भारतीयों की पद्धति है, यही संस्कार है, यही विज्ञान है। लेकिन क्या करें, ये लुप्त हो गया ज्ञान। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़ के भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हरेक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। स्वाभिमानी इंसान था। यहाँ तो भगत की चारों तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा अब कह रहे हैं, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अब उसका बेटा तो गया, डॉक्टर साहब को अब अकल आई, लेकिन कोई बात नहीं है, औरों के बेटे तो नहीं जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी डॉक्टर मरीजों को मरीज नहीं समझते। मैं सभी की नहीं कह रहा, होते हैं सेवा भाव भी वाले होते हैं, और लेकिन कुछ हैं जो लाशों पैसे भी पेमेंट करा लेते हैं। मरीज को वेंटिलेटर पे इसलिए रखते हैं कि और ज़्यादा धन ऐंठ लिया जाए। जिंदे लोगों की किडनियाँ निकाल के उसे लाश बना देते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का यही नुकसान है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया पैसा कमाने के लिए, सेवा का भाव सिखाया ही नहीं। पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, हम समझ ही नहीं पाए। कभी हमने इस विषय में चर्चा ही नहीं की।
और हमारे धर्म को गाली देने के लिए उसे अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने उस वर्ग को छुआ जिसे हीन समझा गया, जिसे तुच्छ समझा गया, जिसने भारतीय संस्कृति की विशालता के वटवृक्ष में अपना योगदान रूपी जल अर्पित किया है। ऐसे लोगों का मुंशी प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है। ये कहानी आपने पूरी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, ये कक्षा 9 में है और आपके बहुत काम आएगी। इसे सुनने का सबसे अच्छा तरीका है यूट्यूब के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से सुनें। खुद भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और औरों से भी कराएं, जिससे मैं थोड़ा मेरा उत्साह बढ़े, मैं मेहनत करूं और हिंदी के कार्य में और योगदान दे सकूं। और समस्त हिंदी कहानी प्रेमी इस कहानी को बार बार देखें, बार बार सुनें, बार बार पढ़ें। इन्हीं आशा और अभिलाषाओं के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। नई कहानी, नई रचना या किसी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।